संजय कहते हैं ना बाजवा पुश, जिसे मैं कह रही हूँ, वो बहुत कैटेगोरिकली इसके बारे में ओपनली बात भी करते हैं। शायद ये बाजवा पुश और ये अजीत दोवल पुश फ्रॉम द इंडियन साइड किसी बेहतरी की तरफ सूरत हाल। एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिकन, जो एस्टेब्लिशमेंट जब मैं कहता हूँ मेरा मतलब है वहाँ की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उसका एक स्पेसिफिक गोल है कि इंडिया को एक तरह से पार्टनर वो लोग रखें चाइना को कंटेनमेंट करने के लिए। एज लॉन्ग एज इंडिया बिजी रहेगा बॉर्डर्स के ऊपर और बॉर्डर्स हीटेड अप रहेंगे तो वो जो है वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, उसकी मिलिट्री डिस्ट्रैक्टेड रहेगी। तो इस वजह से ये हो सकता है कि इंडिया को ये प्रेशर में इंडिया को लाया गया हो कि वी कैन नॉट मूव। तो उस वक्त लश्करों पे, सिपाही साहबा पे और बड़े जो हमारे जिहादी ग्रुप्स हैं उन पाबंदी लगी, उन पे बैन लगा और ऐसा लगा कि मामला बड़े बेहतर हो जाएंगे। और ये बात उस वक्त भी डिस्कस हुई थी कि ये जो जिहादी नैरेटिव है अब ये हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो चुका है, क्योंकि अभी हमारे फायदे में नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच बैकडोर से वार्ता यूएई में चल रही है। इस संबंध में नित नई खबरें मीडिया में आ रही हैं। पाकिस्तान की मीडिया में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत के उस शर्त को मान लिया है जिसमें कहा गया है कि वह भारत में आतंकियों को भेजना बंद करे। यह भारत के लिए बड़ी विदेश नीति में कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। इस संबंध में आगे की वार्ता आइए सुनते हैं। बैक ऑफ कर गए। इंडिया कभी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करता था इंडिया पाकिस्तान के इशू पे या कश्मीर के इशू पर। तो अब क्या आपने देखा कि यूएई ने अपने किरदार के हवाले से बहुत खुलकर बात भी की और इंडिया ने हमें अप्रोच किया। और बिल्कुल मैं आपको एक वाज़ेह बात बताऊं कि पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि हम इस जिहादी कल्चर से निजात चाहते हैं, हम ये मिलिट्री पैराडाइम से निजात, ये जो मिलिशिया है इसके पैराडाइम से निजात चाहते हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा कंसेंसस है कि हम ताल्लुकात को इंडिया से बेहतर करेंगे, इसमें रीजनल स्टेट कंट्रीज़ का भी स्टेक है। और अगर आप ओवरऑल सूरत हाल देखें कि अफ़गानिस्तान में जो एग्ज़िट है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके बाद पाकिस्तान के लिए ये बहुत सुकून की बात होगी कि वेस्टर्न बॉर्डर पे ताल्लुकात अच्छे हों, ईस्टर्न बॉर्डर पे ताल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर आपसे बहुत तवज्जे मांगेगा, तवज्जे चाहेगा। अगर अफगानिस्तान में हालात खराब होती हैं तो मेरा ख्याल है संजय कहते हैं ना बाजवा पुश, जिसे मैं कह रही हूँ, वो बहुत कैटेगोरिकली इसके बारे में ओपनली बात भी करते हैं। शायद ये बाजवा पुश और ये अजीत दोवल पुश फ्रॉम द इंडियन साइड किसी बेहतरी की तरफ सूरत हाल। एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिकन, जो एस्टेब्लिशमेंट जब मैं कहता हूँ मेरा मतलब है वहाँ की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उसका एक स्पेसिफिक गोल है कि इंडिया को एक तरह से पार्टनर वो लोग रखें चाइना को कंटेनमेंट करने के लिए। एज लॉन्ग एज इंडिया बिजी रहेगा बॉर्डर्स के ऊपर और बॉर्डर्स हीटेड अप रहेंगे तो वो जो है वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, उसकी मिलिट्री डिस्ट्रैक्टेड रहेगी। तो इस वजह से ये हो सकता है कि इंडिया को ये प्रेशर में इंडिया को लाया गया हो कि वी कैन नॉट मूव फर्दर अनलेस यू विल डू समथिंग हियर। तो देखिए ये चीजें, मैं तो डॉक्टर साहब की तरह, साहिबा की तरह मैं भी बहुत कॉशियस हूँ इस पे कि ये हम लोग बार बार करते हैं, ये चीजें बार बार ये चीजें होती हैं, उसके बाद जब हालात बदलते हैं तो हर चीज जो है इधर उधर हो जाती है। लास्ट पॉइंट, इंडियन मीडिया का जहां तक मसला है, इंडियन मीडिया से मुझे तो कोई मसला नहीं लगता। मैं रिस्पेक्टफुली डॉक्टर साहिबा से इस चीज पे डिसएग्रीड हूँ कि इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ है। वो तो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ जाएगी वो उसकी तरफ हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि इरेडिकेट मिलिटेंसी फ्रॉम द सोसाइटी एंड मेक पाकिस्तान अ नॉर्मल स्टेट। मेरे ख्याल ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था, जिस तरह से हम चल रहे थे वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं था और वो सही नहीं था। तो मैं बस उसको एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट के तौर पे देख रही हूँ पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस, जो शायद इस मोमेंटम को
कायम रखेगा। बस मेरी ये गुजारिश। जी अच्छा, मैं डॉक्टर वैसलीम आपकी तरफ आता हूँ, और ये जो सवाल जो मुझ जैसे नाचीज का एक सवाल है कि एक तो ये है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, जो भी डॉक्टर साहबा ने बताया कि बाजवा साहब की ने जो स्ट्रेटजी दी है, लेकिन मैं जिस जमाने में कॉलेज में था और हम लोग 9-11 हो गया था और अजीब मामला थे, उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब भी इसी तरह की बातें किया करते थे। तो उस वक्त लश्करों पे, सिपाही साहबा पे और बड़े जो हमारे जिहादी ग्रुप्स हैं उन पाबंदी लगी, उन पे बैन लगा और ऐसा लगा कि मामला बड़े बेहतर हो जाएंगे। और ये बात उस वक्त भी डिस्कस हुई थी कि ये जो जिहादी नैरेटिव है अब ये हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो चुका है, क्योंकि अभी हमारे फायदे में नहीं है। तो ये तो हम सुन चुके हैं पहले भी, और परवेज मुशर्रफ जो कि उस वक्त यानी कि मुल्क के आमिर भी थे, जो है बाजवा साहब, चलो अभी तो फिर भी सिविलियन और मिलिट्री सेटअप है, उस जमाने में तो बिल्कुल मुशर्रफ साहब होल सोल थे, सुना था हमने ये। लेकिन इस दफा आप कितने पुरुम्मीद हैं? शुक्रिया फराज। और डॉक्टर साहिबा जब ये बात कर रही थी तो मैं एग्जैक्टली यही सोच रहा था जो आप कह रहे थे कि मुशर्रफ जैसे आर्मी चीफ ने, जो बज़ाहिर बहुत मॉडरेट थे और एलाई थे अमेरिका के वॉर ऑन टेरर में, और उनके ख्याल में वो बहुत ज्यादा क्रैकडाउन कर रहे थे मिलिटेंसी के खिलाफ, उन जैसे आदमी ने भी हमने देखा कि बिहाइंड द सीन्स इस मामले पर डिली डैलिंग की और ऑल आउट नहीं गए। उनके बाद अगर आपको याद हो जिस तरह की जो इकोनॉमिक्स की तकरीर जनरल बाजवा ने की है, एक तकरीर जनरल कियानी ने भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अपना घर ठीक करने की जरूरत है। फिर इसी तरह की, पर मैं यही समझता हूँ, जो मैं बात में हमेशा कहता हूँ कि चाहे वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हमारे साथ बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ग्लोबल डायनामिक्स है, जो खित्ते में वो अपनी पोजीशन चाहते हैं, वो इन आइसोलेशन नहीं हो सकती। उसके लिए उन्हें बहरहाल दुनिया के साथ मिलकर चलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कोई गिव एंड टेक हो रहा होगा जिसमें खित्ते के डायनामिक्स डिस्कस हो रहे होंगे। के हवाले से क्योंकि वायलेंस तो आपने जी भर के कर लिया ना, प्रॉक्सी वॉर्स भी कर लिया। आप मुझे बताइए इंडिया पाकिस्तान में कौन सी वो चीज है जो हमने एक दूसरे के खिलाफ नहीं की? जी आप हमें खालिस्तान के लिए बुरा भला कहते हैं, हम आपको बलूचिस्तान के मसाइल के लिए मुदर इल्ज़ाम ठहराते हैं, हमने प्रोपेगेंडा वॉर कर लिया, हमने प्रॉक्सी वॉर्स कर ली, हमने इंडियन क्रॉनिक, मतलब अगर हम बात करेंगे तो हम बहुत बातें कर सकते हैं। बिल्कुल। सोचना ये है कि क्या हमें आगे बढ़ना है या हमें आगे नहीं बढ़ना। सबसे भी ज्यादा अहम बात यह है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज वर्किंग अंडर इंटरनेशनल सर्च लाइट्स। फैटफ हमारे लिए इशू है और हमें फैटफ के लिए बाहर निकलना है। और जो ये हम खेल खेलते रहे, जिसके आपने भी इशारा किया पिछली दफ़ा कि जी नए नामों से आ जाते हैं, अभी भी मैं समझती हूँ कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो हैंडलिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को अपनी बका के लिए अब ये ज़रूरी है कि वो इस सूरत हाल से बाहर निकले। और वहां मुझे एक पाकिस्तान के अंदर कमिटमेंट नजर आता है इस हवाले से। आप ये कह रहे हैं कि टीएलपी वालों को छूमंतर किया गया है कि आप ये सब करें ताकि फिर हम नेगोशिएशन टेबल पे बैठे हैं, हम बोले भाई हमारे यहाँ तो ये मामलात हैं जो हम पहले करते रहे हैं। हाँ नहीं, यू आर राइट, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के सवाल एमएमए वाली कहानी की गई कि जी एमएमए वाली कहानी की गई के लिए हो। अच्छा मैं तो देखिए जब ये सब चीजें होती हैं तो मुझे तो खौफ आता है। और अगर ये बात सही है तो फिर जो भी बात हम लोग कर रहे हैं कि बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और ये चाहते हैं, हर चीज पे पानी फिर जाता है। अच्छा, जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है उसका खर्चा कौन देगा? जी आप आज तो तालिबान इस बात पर आमादा है कि हाँ ठीक है, हम जो है वो ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखेंगे, हम बाकी चीजें भी करेंगे, लेकिन जिस दिन आप नहीं होंगे, इस वक्त तो उनका एक इंटरेस्ट वाबस्ता है, जिस वक्त आप वहां से निकल आएंगे तो कौन उनसे ये चीजें मनवाएगा? फिर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में, अगर उनके दरमियान आपस में लड़ाई छिड़ जाती है तो क्या उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में नहीं आएगा? ये सारे वो खदशात हैं जो बड़े रियल हैं। और मेरा ख्याल है इसी वजह से इस वक्त अमेरिका खित्ते में एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो ज्यादा स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसमें चाइना भी शामिल है, जिसमें रूस भी शामिल है। सो अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखें तो इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से भी है, उसके फ्यूचर से भी है, और जो हम इससे पहले
इंडिया पाकिस्तान के आपस के ताल्लुकात की बात कर रहे थे उससे भी है। अगर ये सारे खित्ते के ममालिक एक दूसरे के साथ ऐसे मुआहदों में जुड़ जाते हैं, उनके स्टेक्स आपस में इस तरह डेवलप हो जाते हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, जिसकी वजह से उन्हें ये लगे कि एक दूसरे के साथ एक हर वक्त की जो वॉर है, हर वक्त की जो एक नस्ल है, उसमें फंसे रहना हमारे मुफाद में नहीं है, वही इस खत्ते के मसाइल का हल है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इंडिया हो या पाकिस्तान। मैं जनी हुई, सामान्य जीवन अस्त व्यस्त रहा, पाकिस्तानी सरकार असहाय तमाशाई बनी रही। इसी बीच यह सवाल लोगों के मन में आने लगे कि आखिर यह पार्टी इतनी मजबूत कैसे हो गई, इसको इतना जल्दी इतनी ताकत कहां से मिली कि पूरे पाकिस्तान में व्यापक प्रदर्शन इसके सपोर्टरों द्वारा किया गया। क्योंकि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, फिर इस पार्टी को धन कौन मुहैया करा रहा है। यह धरना प्रदर्शन इस पार्टी द्वारा हालांकि दिखाने के लिए फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से वापस बुलाने के लिए किया जा रहा था, क्या यही उसका असली मकसद था या इस पार्टी का पर्दे के पीछे कोई और मकसद था? यह तमाम सवाल पाकिस्तान की मीडिया में चक्कर काट रहे थे। इन्हीं सब सवालों के बीच यह खबर आई कि इस कट्टरपंथी पार्टी को यूएई से धन मिल रहा था और इस पार्टी को पाकिस्तानी सेना ने खड़ा किया था और फिर पाकिस्तानी सेना ने ही इसे इलेक्शन कमीशन में पंजीकृत कराकर एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिलवाया था। आप लोगों के मन में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठ रहा होगा कि यूएई में भारत और पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों के खुफिया मुलाकातों से इस धरना प्रदर्शन हिंसक झड़पों से क्या लेना देना। दरअसल जो सवाल खुफिया मुलाकातें और उसके बाद भारत द्वारा कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना और फिर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के मसले पर कोई ज्यादा चीख पुकार नहीं मचाना और फिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख द्वारा यह कहना कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़े, इन सब घटनाओं के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन मामलों के जानकार भारत में तो खुलकर और पाकिस्तान में दबे स्वर में यह स्वीकार कर रहे हैं कि दरअसल पाकिस्तान ने कश्मीर पर भारत का दावा स्वीकार कर लिया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार ने खुफिया मुलाकातों में यूएई की मध्यस्थता में जो हुआ था उसमें कश्मीर पर भारत के दावे को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन उन लोगों को यह डर सता रहा था कि अगर यह खबर बाहर आई तो पाकिस्तान में उन लोगों के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हो सकता है। इसको जांचने के लिए, परखने के लिए कि भारत के साथ अगर संबंध नॉर्मल किया जाए तो पाकिस्तान में क्या प्रतिक्रिया होगी, इसको परखने के लिए उन लोगों ने पाकिस्तान के एक वाणिज्य मंत्री द्वारा यह बयान दिलवाया गया कि वे भारत से सस्ता शुगर और कॉटन खरीदना चाहते हैं। यह बयान के बाहर आते ही पाकिस्तान में इसके खिलाफ व्यापक प्रतिक्रिया हुई कि जब तक भारत कश्मीर पर अपना जो विशेष दर्जा समाप्त करने वाला आदेश वापस नहीं लेता तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। यहाँ पाकिस्तान में इतनी जनता में प्रतिक्रिया हो रही है, वहाँ कश्मीर का विशेष दर्जा क्या, कश्मीर पर दावा ही पाकिस्तानी सेना और सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इन लोगों को यह डर हो गया कि अब इस पर जो उन लोगों ने भारत से समझौता किया है उसकी बहुत सख्त प्रतिक्रिया पाकिस्तान में होने वाली है। इसी बीच पाकिस्तान में रूस के विदेश मंत्री का दौरा होता है और रूसी विदेश मंत्री ने अपने दौरे के समाप्ति पर यह कहा कि उन्हें खुशी है कि भारत और पाकिस्तान आपस में वार्ता कर रहे हैं। तब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के कान खड़े हुए कि रूसी विदेश मंत्री के इस बयान के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो खुफिया मुलाकातें यूएई में हुई हैं उनको छुपाना मुश्किल होगा। तब उन लोगों ने यह एक प्लान रचा कि तबलीगी जमात द्वारा पाकिस्तान में आंदोलन खड़ा करा दिया जाए ताकि लोगों का ध्यान इस आंदोलन पर चला जाएगा और खुफिया मुलाकातों वाली बात दब जाएगी। आप लोगों को पता ही होगा, जैसा कि मैंने ऊपर में कहा, कि इस तबलीगी जमात को यूएई ने धन मुहैया कराया है और पाकिस्तानी सेना ने खड़ा किया है, इसलिए इस जमात को आसानी से भड़काकर ये लोग आंदोलन खड़ा कर सकते थे। आपको यह भी बताते चलें कि यह आंदोलन 20 तारीख इसी महीने अप्रैल में ही होने वाला था, लेकिन चूंकि रूसी विदेश मंत्री का बयान आ गया था और कभी भी खुफिया मुलाकातों वाली खबर बाहर आ सकती थी, इसलिए 12 तारीख को ही वह आंदोलन चालू करा दिया गया। अब आपको पता चल गया होगा कि इस आंदोलन के पीछे जो 3 दिन तक पाकिस्तान बंधक रहा वह कोई दूसरा नहीं कराया बल्कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के ताने बाने इससे जुड़ते हैं। पाकिस्तान सरकार ऐसी ही है कि कहती कुछ है और करती कुछ है। आंदोलन हो रहा है फ्रांस के राजदूत को हटाने के नाम पर, बल्कि इसके पीछे असली मकसद यह है कि अपनी किए हुए गलतियों को छुपाने का उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।